हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, उन सभी को देखिए बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो आपकी रेगुलर बेसिस पे यूपी ट्रिपल एस पीईटी यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 की जो तैयारी है कंप्लीट बेसिस पे करवाई जा रही है। ठीक है। तो जिसे भी तैयारी जो है आपकी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक। बाकी क्लासेस की बात करें तो सुबह 11 बजे आपको देखिए जीके जीएस की डेली क्लासेस मिलती है। आज थोड़ी आपकी लेट हो गई है, तो आज की जो क्लास आपको दोपहर को मिल रही है, कोशिश करूंगा कि आज से जो है आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर दूं। और शाम को 7 बजे तो आपको जो है हिंदी की क्लास मिलती है हमारे चैनल पर। ठीक। तो ये आपका क्लासेस का शेड्यूल रहेगा। आज से जो आपकी क्लासेस का शेड्यूल चेंज होगा, मतलब ये जो जीके वाली क्लास है आपको 11 बजे मिलेगा, उसके बीच में आपको दोपहर के आसपास में आपको रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी, फिर आपको 7 बजे आपको हिंदी की क्लास मिल जाएगी। तो इसी टाइम पे जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना रहेगा। ठीक। बाकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ का हमारे टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्लियर करना है, तो उसी के ऊपर देखें तो इंस्टाग्राम का हमारे पे इसका लिंक दिया गया, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जाके मैसेज कर सकते हैं। आपको हर मैसेज का जवाब जो है दिया जाएगा। ठीक। तो टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, वैसे ही लेट हो चुकी है क्लास, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा और देखिएगा, बताते हुए चलेगा सही से उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी, बताइए। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर साथियों SR राव ने। ठीक है। जो आपका यहाँ पे दिया गया सी वाला विकल्प पहले पे आपका राइट है। लोथल की खोज सन 1957 में हुई, जिसकी खुदाई 1955 से 1960 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। ठीक है। गुजरात में स्थित आपका का जो लोथल है, इसकी खुदाई 1957 में SR राव द्वारा की गई थी। यह स्थान जो है हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है। क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। दूसरा नंबर है, पूछा गया आपका सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला, बताइए। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का जो अवशेष साथियों आपको कहाँ से मिला है। बनवाली से, सौंदड़ों से, सुत्कान गेरडोर से, या सुरकोटदा से, कहाँ से मिला बताइए। तो आपका उत्तर है सुरकोटदा से। ठीक है। सिंधु कहा सभ्यता में घोड़े के जो अस्थियों के अवशेष मिले आपके देखिए सुरकोटदा से मिले हैं, तो जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें तीसरा नंबर है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण रिक्त स्थान के ब्राह्मण मूल पाठ है किसके, बताइए। शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण जो है किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं। सामवेद के, अथर्ववेद के, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के। तो आपका उत्तर हो साथियों यजुर्वेद के। ठीक है। जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया तीसरे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। वेद और उनके ब्राह्मण आपके देखिए ऋग्वेद के कौन से मूल पाठ हो जाएंगे, तो देखिए ऋग्वेद में आपके ऐत्रेय ब्राह्मण, सांख्यान या कौशिकीय ब्राह्मण। ठीक है। और शुल्क यजुर्वेद में आपका शतपथ ब्राह्मण आ जाएगा। कृष्ण यजुर्वेद में आपका देखिए तैत्रीय ब्राह्मण आ जाएगा। सामवेद की बात करें तो सामवेद में आपका पंचवीस, षडवीस, जैमिनीय ब्राह्मण आ जाएगा। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्व में आपका गोपथ ब्राह्मण आ जाएगा। क्लियर है सभी के बारे में। तो यहाँ पे हमको शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण जब पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा आपका यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक। क्लियर इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, चौथा नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण यानी कि उन्होंने अपना जो देह है, जहां उनकी मृत्यु हुई है उसकी बात कर रहा है, कहाँ उनको प्राप्त हुआ था, जहां पर उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों कुशीनगर में। ठीक है। जो आपका सीएल बी वाला विकल्प दिया गया है चौथे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जन्म उनका जो है लुम्बिनी में हुआ था, इतना याद रखिएगा। लुम्बिनी जो आपका नेपाल में स्थित है, वहां पर गृह त्याग कहाँ पे हुआ था, राजगृह में। ठीक है। गिरी जो इन्होंने त्यागा था कहाँ पे, तो राजगृह में, याद रखिएगा। और गिरी त्याग की घटना को क्या कहते हैं, तो महाभिनिष्क्रमण करते हैं, याद रखिएगा ये बात भी। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया बिहार में हुई थी। ठीक है। और महापरिनिर्वाण जो हुआ था इनको, मतलब जहां इनकी मृत्यु हुई थी, वो उसको महापरिनिर्वाण करते हैं, कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। ठीक। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 5वां नंबर है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा, बताइए। अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा हो जाएगा, तो आपका 13वां शिलालेख हो जाएगा। जो आपका सीएल और विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष में होने वाले कलिंग युद्ध का जो है वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध का बहुत इंपॉर्टेंट वाला है क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका छठा नंबर है, क्या पूछा गया, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, बताइए।
तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक जो है आपका देखिए विनोबा भावे को माना जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन छठे पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 7वां नंबर है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? बताइए, ये मैंने आपको क्वेश्चन 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया है। बताइए, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा बेगम हजरत महल, जो आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और ये जो है वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी थी। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 8वां नंबर है, पूछा गया आपका महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? बताइए, महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1924 में, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। बेलगाम के अधिवेशन में याद रखिए। ठीक है, महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में जो है अध्यक्ष चुने गए थे, याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 9वां नंबर है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गया था? बताइए, राष्ट्रीय गान जो है सर्वप्रथम कब और कहाँ गया था? तो राष्ट्रीय गान जो आपका जनगण मन है आपका देखिए सर्वप्रथम दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में गाया गया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये लो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला। राष्ट्रीय गान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को लिखा गया। यह पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में जो है गाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 10वां नंबर है, ध्यान से सुनिएगा क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है आपके एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, आपके महात्मा गांधी के गुरु थे। तो जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, वह क्रांतिकारी नेता नहीं थे। ठीक है, बाकी जो चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, भगत सिंह, ये सभी क्या है आपके सभी क्रांतिकारी नेता हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 11 नंबर है, पूछा गया आपका भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जो है घेरा हुआ? बताइए, भारत ने जो है पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है साथियों? बताइए, तो आपका उत्तर हो साथियों 2.4%, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट है। ठीक है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का जो है 2.4% भाग घेरा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत पृथ्वी के 17.75% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 12 नंबर है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, छठा, सातवां? तो आपका उत्तर है साथियों सातवां। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 13 नंबर है, निम्नलिखित में से केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? चंडीगढ़ का, लक्षद्वीप का, दादर नगर हवेली तथा दमन व दीव का या पांडिचेरी का? बताइए, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में से सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दादर नगर हवेली तथा दमन व दीव का, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या आता है? तो इसके बाद आपका चंडीगढ़ और लास्ट में आपका लक्षद्वीप है। सबसे सबसे बड़ा कौन सा आएगा? सबसे पहले देखिए आपका अंडमान तथा निकोबार आएगा, उसके बाद आपका दिल्ली आएगा, दिल्ली के बाद आपका दादर नगर हवेली, उसके बाद पुडुचेरी, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद लक्षद्वीप। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 14 नंबर है, ध्यान से देखिए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? बताइए, भारतीय प्रायद्वीप की बात कर रहा है। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो आपका उत्तर है अन्नामुडी, जो आपका दिया गया है यहाँ पे अनाईमुड़ी, बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमुड़ी केरल राज्य में इक्कुड़ी जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। ठीक है, यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अनाईमुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है, यहाँ से 3 पहाड़ियां श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। ठीक है, दक्षिण की ओर आपकी इलायची की पहाड़ियां, उत्तर की ओर आपका अन्नामलाई की, और आपकी जो है उत्तर पूर्व की ओर आपकी पत्नी की पहाड़ियां। ठीक है, पत्नी की पहाड़ियां याद रखिएगा। ठीक, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अनाईमुड़ी। क्लियर है यहाँ तक? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 15 नंबर है, ध्यान से सुनिए, पूछा आपका निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी जो झील है आपकी मणिपुर में स्थित है? तो आपका जो लोकटक, लोकटक झील, जो आपका बीएल विकल्प दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, यह झील मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर और दीमापुर रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। इसे दुनिया की एकमात्र तैरती झील भी कहा जाता है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 16 नंबर है, ध्यान से सुनिए। पूछा गया आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, बताइए। सेवा क्षेत्र है, वित्तीय क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र है या कृषि क्षेत्र है। तो आपका उत्तर है साथियों कृषि क्षेत्र है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जो आपका देखिए कृषि क्षेत्र होता है, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। देश की 70% आबादी को जो है आसरा देती है आपकी कृषि वाली क्षेत्र, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 17 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी, बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था क्या हो जाएगी, तो आपका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा 17 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक सभी का। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 18 नंबर है, ध्यान से सुनिए क्या पूछे, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी, बताइए। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने जो है तिलहनों यानी कि सरसों, ठीक है, सरसों के उत्पादन में वृद्धि की थी साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा साथियों पीली क्रांति ने, ठीक है। पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है आपका तिलहन को उत्पादन में वृद्धि हुई थी इससे। तो जो आपका डीएल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ तक सभी का क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अगले क्वेश्चन रहेगा आपका 19 नंबर है, ध्यान से सुनिए क्या पूछा गया है। 19 नंबर है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था साथियों क्या था, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए। तो देखिए तेज सतत और अधिक सम्मिलित विकास, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 19 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है तेज सतत और अधिक सम्मिलित विकास, इसका उद्देश्य था, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 20 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। एक सहकारी समिति के संगठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, बताइए। एक सहकारी समिति के संगठन के लिए, ठीक है, सॉरी गठन के लिए, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 10, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन 20 पे आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 21 नंबर है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, बताइए। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, जो बी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 22 नंबर है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइए। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष की अगर बात करें तो पहले अध्यक्ष जो आपके देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक देखिए 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 23 नंबर है, उत्तर देंगे। भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य कोड का प्रावधान है कौन सा, बताइए। भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य कोड का प्रावधान होता है साथियों, कौन सा राज्य है, तो आपका उत्तर हो जाता है गोवा, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। सामान्य नागरिक संहिता अथवा सामान्य आचार संहिता का अर्थ आपका धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर कानून होता है, जो सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। भारत में एकमात्र राज्य गोवा में सामान्य सिविल कोड का जो है प्रावधान है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 24 नंबर है, देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से कौन जो है भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था, ठीक है। इनमें से कौन जो है आपका भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था, ठीक। तो आपका उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। उनका कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 ईस्वी तक था, ठीक है। तो आपके भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बल्कि जो मूल होते हैं, मेन होते हैं राष्ट्रपति, तीसरे राष्ट्रपति थे, याद रखिए भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 25 नंबर है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, बताइए। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कितनेवें नंबर के जो है राष्ट्रपति थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर होगा 14वें। और आपकी जब अभी वाली जो करंट वाली है द्रौपदी मुर्मू, वो आपकी 15वें नंबर की हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखें 26 नंबर है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, कार्य वेग बल त्वरण, बताइए। निम्न में से कौन सी आपकी अदिश राशि है, तो अदिश राशि जो आपकी हो जाएंगे साथियों कार्य, ठीक है। वे राशियां जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती है, ठीक है। वे राशियां जिनका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है और दिशा नहीं होता है, वो आपकी अदिश राशियां कहलाती है, जैसे कि कार्य, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ताप, आयतन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक आपकी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगी साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पौधों में प्रकाश संश्लेषण, जो दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। पौधों
में प्रकाश संश्लेषण जो है आपकी देखिए रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, तो जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं, बताइए। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर हो जाता है प्रबल नाभिकीय बल, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला ऑप्शन 28 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को जो है प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 29 नंबर है। ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। आर्थी आर्निथियोलॉजी का संबंध किससे, बताइए। आर्निथोलॉजी का संबंध किससे साथियों, बताइए। आर्निथोलॉजी का जो संबंध है साथियों किससे है, तो आपका हो जाएगा पक्षियों से। जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसको देखिए आर्निथियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। सिस्मोलॉजी, तो सिस्मोलॉजी इसके अंतर्गत देखिए भूकंपों का जो भूकंप होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। और आपका एक और होता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में इसके अंतर्गत शैवालों का जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया आर्थिनोलॉजी का संबंध किससे है, तो पक्षियों के अध्ययन से। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 30 नंबर है। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी क्वेश्चन बताएंगे सर। तो चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताने की कोशिश किए। देखिए चींटियों के अध्ययन को आपका क्या कहेंगे साथियों, देखिए चींटियों के अध्ययन को जो है आपका कहा जाएगा मर्मिकोलॉजी। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, और चींटियों के अध्ययन को आपका मर्मिकोलॉजी कहते हैं। ठीक। और जो दिया गया हाइपेटोलॉजी, तो हाइपेटोलॉजी के अंदर आपके जो सरीसृप वर्ग के होते हैं यानी कि उभयचर रेप्टाइल, इनका अध्ययन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपका निमेटोलॉजी दिया गया, निमेटोलॉजी के अंतर्गत आपका निमिटेड का अध्ययन किया जाता है, और निडोलॉजी के अंदर आपका पक्षियों के घोंसले का अध्ययन जो है किया जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी के सभी। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी हमें कमेंट करके बताइए कि आपको जो क्लास है कैसी लगी है। कमेंट अपना जो जरूर बताइएगा हमें। ठीक है, कमेंट अपना जरूर, अपनी जो राय है फीडबैक है हमको जरूर दीजिएगा, जिससे हम क्या है कि थोड़ा और बेहतर तरह से आपको गाइड कर सकते हैं, पढ़ा सके। ठीक, तो अपना गाइड हमको अपना रिव्यू देंगे तो हमको अच्छा लगेगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से चुनने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।